नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री ललिता यादव जी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ललिता जी, आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। ललिता जी, जानना चाहेंगे आपका जो बचपन है, आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो कहाँ पर रही है आपकी? देखिए, मेरा जन्म स्थान सागर जिले में राजा बिलहरा कहलाता है, वहाँ पर हुआ था। हमारे पिताजी आर्मी में थे। हमारी 8th तक मैंने बिलहरा से शिक्षा प्राप्त की। हाई सेकेंडरी तक मैं सागर में पढ़ी थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई थी। तो राजनीति में आने का ये विचार कहाँ से आया आपके मन में कि आपको राजनीति में आना है? शुरू से ही मुझको लगता था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन वो समय ऐसा था, उस समय बेटियों का इतना महत्व नहीं मिलता था। माँ बाप यही सोचा करते थे कि लेटर पढ़ लेंगे, चिट्ठी बांट लेंगे, इतना ही सब कुछ है। इस बात को लेके मैं हाई सेकेंडरी में थी, मेरी शादी हो गई। मैं शादी के बाद यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से महाराजा कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। मैंने BA किया, मैंने MA की, मैंने LLB सेकेंड ईयर भी किया और मैंने यहाँ पर पढ़ती रही। और हमारे परिवार में जो सोच थी, उनकी ये सोच थी कि पढ़ लिख लो लेकिन नौकरी नहीं करना। मेरी एक बार शिक्षा विभाग में मैं टीचर की नौकरी मिली, स्वास्थ्य विभाग में मेरी सर्विस लगी, 89 में पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की। LLB में कर ही रही थी। उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मैं 4 नंबर वार्ड में रहा करती थी, 94 की बात है, 4 नंबर वार्ड में रहा करती थी। तो महिला पिछड़ा वार्ड हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी में आने के लिए कहा और मेरे पति ने सहमति दे दी और मैं 4 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ी। पहली बार चुनाव लड़ा था और भाजपा का कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा हो गया, तो मैं 71 वोट से चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद फिर मैंने यही रास्ता तय किया कि अब समाज सेवा का ही रास्ता मैं तय करूंगी। तो मैं महिला मोर्चा में, मुझे लता राजे चौहान जो महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, उनने मुझे पदाधिकारी बनाया और मैंने महिला मोर्चा में काम किया और मुझे 97 में महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। राजनीति में आपकी जो शुरुआत है, तो आप पहला जो चुनाव आप पार्षदी का था वो हार चुकी थी, तो नगर पालिका आप अध्यक्ष भी रही हैं, तो एक डायरेक्ट आप नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी या कुछ पार्षद भी रह चुकी इसके पहले? देखिए, मैंने बताया है, पार्षद के चुनाव 94 में हारी, 97 में मैं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनी। जिलाध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे थे, अत्याचार थे, कांग्रेस की सरकार की कुशासन वाली सरकार थी, दिग्विजय सिंह के बहुत से ऐसे मुद्दे रहते थे, लाइट नहीं रहती थी, बिजली नहीं रहती थी, हैरानी परेशानी रहती थी। उस बात को लेके मैं शहर में संघर्ष करती रहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे 99 में नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दिया। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव में 9000 से वोट से जीती। और आप सब जानते हैं, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो मध्य प्रदेश में मेरी एक ऐसी नगर पालिका थी कि विकास के नामों से गिनी जाती है। पूरा छतरपुर इस बात को जानता है। आज जो CC रोड का जो चालू हुआ पूरे जिले में, वो मेरी देन है, मैंने ही शुरुआत की थी। उस नगर को मैंने इतना सजाया संवारा, वो चाहे तालाबों की बात करें, चाहे अतिक्रमण की बात करें, चाहे CC रोड की बात करें और चाहे पेयजल समस्या की बात करें, सारे काम मैंने इतने अच्छे से किए थे कि उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2008 में विधानसभा का टिकट दिया था। आप 2 बार विधानसभा भी पहुंची हैं? बिल्कुल। 2008 में मुझे फिर टिकट दिया तो मैं फिर 8-9 हजार वोट से फिर चुनाव जीत के मैं विधानसभा में पहुंची। विधानसभा में जाने के बाद पहली विधानसभा में, आपको पता है, यहाँ बहुत समय से विश्वविद्यालय की मांग चल रही थी। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पर जो स्कूल थे क्षेत्र में, 50-50 साल से जिन स्कूलों का उन्नयन नहीं हुआ था, मैंने स्कूलों का उन्नयन किया। गांव में पानी पेयजल की समस्या को अच्छा किया। गांव में समाज भवन, अन्य काम मैंने किए गांव में। तो 13 में भी मुझे टिकट मिला। 13 में आने के बाद आप सबको पता है, चाहे हम टाउन रोड की बात करें या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की बात करें, चाहे हम मेडिकल की बात करें या हम हाईवे जो हमारे जो हमने जिस तरह से बनाए थे कि जिसको माननीय गडकरी जी से
कि हाईवे से हम अंदर अंदर ऐसा जोड़ेंगे ताकि हमारा रिंग रोड टाइप का बन जाएगा। रिंग रोड की का उदाहरण मैं बताती हूँ कि जैसे हमने सागर रोड से चंद्रपुरा रोड को जोड़ा, जैसे हमने सागर रोड से लेकर नौगांव रोड को जोड़ा, ऐसे कई रोड मैंने ऐसे जुड़ाए थे, उसका काम चालू कराया था। वो बात छिपी नहीं है। अगर विकास की कोई बात करता है तो ललिता यादव का नाम जरूर आता है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, जब आप मंत्री बनी दूसरी बार में, तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कई राजनेता हुए लेकिन लाने में सक्षम नहीं हुए। यहाँ तक कि यहाँ के जनप्रतिनिधि मंच छोड़कर चले जाते थे। मेडिकल जो मोर्चा बना था, जो संघर्ष समिति बनी थी, लेकिन आप किस तरीके से मेडिकल कॉलेज लाने में सक्षम हुई? यहाँ मेडिकल कॉलेज की मांग उठी, आप सबको विदित है कि मेडिकल कॉलेज का कि मैंने यहाँ पर घोषणा कराई, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई और टेंडर भी मेडिकल कॉलेज का लगा, जमीन आवंटित हो गई। टेंडर लगने के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो सिर्फ अनुबंध नहीं हुआ। आप सोचिए, जो यहाँ पर मोर्चा में शामिल थे, जो लोग 50 एकड़ जमीन की देने की बात करते थे, जो राशि देने की बात करते थे, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के विधायक ही शांत हो गए, चुप हो गए और कुछ नहीं कर पाए। मैं आज कहना चाहती हूँ, शिवराज सिंह की चौहान की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में आई है और मैंने उस समय कहा था, एक बार और डिबेट हुई थी, उस डिबेट में मीडिया में मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो शिवराज ही बनाएंगे, ललिता यादव ही बनवाएंगी। मैं आज फिर कह रही हूँ कि मेडिकल कॉलेज शिवराज सिंह के कर कमलों द्वारा ही यहाँ पर शुरुआत उसकी होगी। अभी मैं भोपाल गई थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा कि ये जो उपचुनाव है ये हो जाने दो, इसके बाद हम मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करेंगे। ललिता जी, अगर बात की जाए, जो अभी पिछला चुनाव है, जो आपने इतनी तैयारियां की, इतनी विकास कार्य किए, उसके बावजूद आपकी जो सीट है वो बदल दी गई, तो इसमें क्या माने है कि जो नेतृत्व, संगठन का नेतृत्व है, आपका भाजपा का नेतृत्व है, वो आपको विधायक नहीं बनने दिखना चाह रहा था जिस तरह से आपकी सीट बदली गई? मेरी समझ में खुद नहीं आया कि मैं 2 बार यहाँ से विधायक रही, माननीय शिवराज सिंह सरकार के कैबिनेट में मैं मंत्री रही। अगर मुझे दूसरी सीट पे भेजना था तो मुझे 6 महीना पहले से आगाह कर देते, मैं वहां पर तैयारी करती या जाती। ठीक है, मेरा पूरे जिले में होल्ड है, वहाँ पर यादव समाज ज्यादा है, लेकिन जहाँ हम गए नहीं, कभी मैंने पोलिंग नहीं देखी, वहाँ पर मुझे एट ए टाइम अगर कहा जाए कि तुम बड़ा मलेहरा जाके लड़ो, तो मैं तो बड़ा मलेहरा के मतदाताओं, जिनने 53,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं कभी पोलिंगों पे नहीं गई, मैं कभी गाँव में नहीं गई, तो मैं उनका अभिवादन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम चाहे मिनिस्टर रहें या विधायक रहें, हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और भले ही मैंने जो यहाँ छतरपुर में काम किया था, जिस तरह से 3600 करोड़ विकास 3600 करोड़ के विकास कार्य हमने किए थे, पूरा डाटा हमने तैयार करके जब माननीय शिवराज सिंह चौहान की यात्रा आई थी उसमें मैंने दिया था। जब मैंने काम यहाँ किया था, मैंने सारे काम यहाँ किए, यहाँ की मैंने आशा उम्मीद की थी कि यहाँ के मतदाता हमको वोट देंगे, लेकिन हमें वहां पहुंचा दिया गया। हुआ ये कि ना ये सीट मिली ना वो सीट मिली, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हुआ। तो इसके पीछे षड्यंत्र माना जाए? किसका षड्यंत्र माना जाए? संगठन का माना जाए या क्षेत्र की राजनीति का षड्यंत्र माना जाए? मैं इसको षड्यंत्र नहीं कहती, लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार कोई तो हुआ है। किसी ने भी तो गलत फहमियां डाली हैं कि सीट बदलने से माननीय शिवराज सिंह जी को गलत फहमियां डालें कि छतरपुर सीट ये निकाल लेंगे, ये मलेहरा जाके जीत जाएंगे। तो जिसने भी ये किया है वो षड्यंत्र भी हो सकता है। और मेरे लिए तो एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का आदेश है, पार्टी का आदेश सिरोधार है। मैं समझ रही थी कि मैं मलेहरा जाके चुनाव हारूंगी। मैंने प्रदेश नेतृत्व से भी कहा था मलेहरा जाके मैं चुनाव हार जाऊंगी, मैं जीतूंगी नहीं। और लेकिन पार्टी अगर निर्देश करती है, आदेशित करती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं निश्चित ही मलेहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जाऊंगी। ललिता जी, देखा जाए तो बड़ा मलेहरा सीट से भी भाजपा की ही विधायक थी रेखा यादव, तो क्या वहां पर भाजपा ने कोई विकास कार्य नहीं किया है जो आपका जो हारने की वजह जो हुई वहां पर? देखिए, ये चुनाव है, ये राजनीति है, सारी जगह हम सारी बातें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बातों को हमें अंदर रखना पड़ेगा।
ये मीडिया जानती है, सारे लोग जानते हैं कि पूर्व विधायक का क्या था और क्या नहीं था। मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि अगर मैं वहाँ पर विधायक बन जाती तो निश्चित ही जिस तरह से छतरपुर को विकास के उस पर छोड़ा है हमने, तो निश्चित ही वहाँ की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन नेता नहीं चाहते थे, नेताओं का खुद का भी विरोध था। जिनने 10 साल वहाँ पर राज किया जी, उनका खुद वहाँ पर विरोध था। कहीं न कहीं यादव टाइटल ही नुकसानदायक था तो वो भी मुझे उसका नुकसान हुआ। मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल भी देना चाहिए, राजनीति में सब चलता, तो उसका भी नुकसान हुआ। और कहीं ना कहीं मैं नई थी, मुझे जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं संगठन का थोड़ा सा वो है कि मुझे पहले आगाह कर देते तो मैं पहले से थोड़ा सा वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बना लेती, बूथों को देख लेती, सारी चीजें कर लेती, तो आज भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों का नुकसान नहीं होता। लेकिन ललिता जी, देखा जाए आप 2 बार की विधायिका रही हैं, इससे पहले नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही हैं, कि लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा है, जमीन स्तर से उठकर आप मिनिस्टर तक रहे हैं, लेकिन एक नए व्यक्ति के सामने आप मात खा गई। देखिए, बात मात की नहीं है। ये जो आज के समय में जातिवाद का जहर बहुत बुरी तरह से चलता है कहीं ना कहीं। और फिर मैंने कहा कि एक जातिवाद का ऐसा चला और दूसरी जातिवाद का जो टाइटल ही नुकसानदायक था तो टाइटल से यानी अगर कास्ट में कहीं ना कहीं जो परेशानियां उनको थी, जो उनको घोर उपेक्षा की गई थी, उनके साथ अत्याचार किए गए थे, कहीं ना कहीं उसकी मैं शिकार हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनने भी मन से काम नहीं किया। इसलिए मैं चुनाव मैं नहीं कहती कि मैं चुनाव हारी हूँ, क्योंकि अगर मैं जिस क्षेत्र में बिलोंग कर रही थी, जिस क्षेत्र में 10 साल से काम कर रही थी, अगर वहाँ से मैं चुनाव हारती तो हारी समझती। मुझे 53,000 लोगों ने वोट दिया, ये बहुत है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और मुझे वहाँ भेज करके। क्या शिवराज सिंह चौहान जी नहीं चाहते थे कि ललिता यादव विधायक बने, इसलिए सीट बदल दी, आनंद फानम और ऐसी सीट पे पहुंचाया जहां पर कोई अस्तित्व नहीं था, जहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुए 10 सालों में? नहीं, शिवराज सिंह ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ये मंशा नहीं थी। कहीं ना कहीं संगठन की भी ये मंशा नहीं थी। संगठन ये चाहता था कि जो वर्तमान विधायक मलेरा की थी उनका बहुत विरोध था, तो संगठन सोचता था कि छतरपुर सीट हमको मिल जाएगी और ललिता जी को बड़ा मलेरा भेजेंगे तो वो सीट भी मिल जाएगी, तो हमारी ये 2 सीट बच जाएंगी। लेकिन चली तो दोनों इस सोच के तहत भेजा था। लेकिन अगर 6 महीना पहले अगर ऐसी भूमिका बना लेते तो ये मौका नहीं आता। आप चूंकि अब आप विधायक नहीं है, तो आगे क्या किस पद पर जाने की इच्छा रखती हैं, उम्मीद रखती हैं, आशा रखती हैं कि मिल सकता है आपको? मैंने अभी आपको बताया कि जब 94 में मैं चुनाव हारी तो मैंने पद की लालसा नहीं की थी। उस समय में मुझे महिला मोर्चा का दायित्व सौंपा गया। 2 बार मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, प्रदेश में 2 बार मैं पदाधिकारी रही महिला मोर्चा में। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, काम कर रही हूँ। संगठन और पार्टी जो मुझे दायित्व देगी उसको निभाऊंगी, और नहीं तो जनता के बीच में कार्य कर रही हूँ, जनसेवक हूँ, और इतने सारे जनता के काम रहते तो उनको करूंगी, और एक जनसेवक का जो दायित्व है उसको मैं निभाऊंगी। आगे कुछ सीटों पर उपचुनाव अभी होने वाले हैं विधानसभा में, तो क्या संगठन या पार्टी नेतृत्व तो चाहता है कि कुछ सीटें, जो 22 सीटें जिन पर चुनाव होने वाला है, उन पर ललिता यादव जी का भाग्य भी आजमाया जाए? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। मेरा भाग्य मुझे नहीं आजमाना, एक बार ही भाग्य आजमाना बहुत हो गया। मैं तो ये है, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं मुझे उपयोगिता समझेगी तो मैं वहां जाकर के काम करूंगी, क्योंकि सुर्की में मेरा जन्म स्थान है। सुर्की विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी मुझे काम सौंपेगी वहां पर मैं काम करूंगी। जब मैं महिला मोर्चा में प्रदेश में थी तो मैंने गुजरात में, अन्य प्रदेशों में जाकर के, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने काम किया है। तो मैं एक कार्यकर्ता शुरू से रही हूँ, तो मुझे काम करने का मैं अच्छा लगता, आनंद आता हूँ। अभी फुर्सत में भी हूँ, तो अपनी सरकार की योजना है, हमारे मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल
की योजना है, हमारे शिवराज सिंह ने जो पहले काम किया था आज काम कर रहे उसकी योजना है, जनता तक पहुंचाऊंगी। कमलनाथ की कुशासन की सरकार से 1 साल में लोग त्रस्त हो गए थे, उन्होंने लोगों को त्रस्त कर लिया था, लोग शिवराज जी मामा को चिल्लाने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में रखूंगी। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, जिसको हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, वो हमारे पूरे प्रत्याशी जीत करके आएंगे। ये अपना काम करूंगी। ललिता जी, अभी कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं और सरकार बनी है, जैसा कि आप भी जानती हैं, तो उसको कैसे दिखते हैं? सकारात्मक दिखती हैं, नकारात्मक दिखती हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है वो आ गए, तो कहीं जो भाजपा के जो लोग आस लगाए बैठे थे, जो शुरू से मतलब जमीनी स्तर से पार्टी के से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची, क्योंकि उनके क्षेत्र में पहले से ही कांग्रेस के विधायक अब बीजेपी में शामिल होकर झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और ये बहुत बड़ी पार्टी, इसमें सब लोग समझ आते हैं। और अगर माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में जो विधायक आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। और हमारी पार्टी का वृद्ध रूप हुआ है, बड़ी है, इसको मैं नकारात्मक नहीं समझूंगी, इसको सकारात्मक समझूंगी। मैं मानती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ जो नेता रहे हैं, जो कांग्रेस से लड़ते रहे हैं, जिनसे मुकाबला करते रहे, आज हम एक दल में हैं। तो एक दल में है तो आज हम दोनों भाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि सभी लोगों को शिफ्ट कर देगी। कहीं ना कहीं जिसका जो उचित स्थान है उनको ये स्थान दिलाया जाएगा। आपको मैं बताऊं, हमारी बालाघाट की जिला पंचायत अध्यक्ष संपत्तिया उइके जी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा सदस्य बनेंगे। हमारे यहाँ पर जो आलोक संजर की जी, जो भोपाल के पार्षद हुआ करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया। मैं एक कार्यकर्ता थी, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया। आपको सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम करती तो कोई कल्पना नहीं कर सकती है कौन कार्यकर्ता कहाँ पहुंच जाए। तो सबकी कार्यकर्ताओं की वजनदारी है और सबका मूल्य है, मूल्यवान हमारे सारे लोग हैं, सबको उचित जगह पे समाहित किया जाएगा। ललिता जी, अब आप बीजेपी में थी, मतलब अभी भी हैं, जो कांग्रेस में जब सिंधिया जी हुआ करते थे तो आप लोग उनको महाराज, महल वाले, एसी वाले करके बुलाया करते थे, लेकिन आज वो आपके साथ मतलब सीट शेयर कर रहे हैं, तो फिर आज महाराज का तबका या एसी का तबका नजर नहीं आता क्या? देखिए, हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में थे, राजमाता भी हमारी जो पूजनीय है, उनके साथ मैंने भी काम किया है। तो राजमाता जी का वो सम्मान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ाया है। तो न कहीं ना कहीं महाराज सिंधिया भी उसी परिवार से आते हैं। और हमारी दीदी यशोधरा राजे भी हमारी मिनिस्टर हैं, वो भी इसी परिवार से आती हैं। और रही बात कि हम लोग राजनीतिक मंच जब होते हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम बात करते हैं, तो एक दूसरों की दलों की हम बात करते हैं। तब सिंधिया जी कांग्रेस में हुआ करते थे तो माननीय मोदी जी को भी बोलते थे, शिवराज जी को भी बोलते थे, हम लोग भी सिंधिया जी को बोलते थे, माननीय शिवराज जी भी बोलते थे। लेकिन हम लोग एक है, ये राजनीति है, इसमें उठा पटक यहाँ वहाँ ये सब चलता है। इन बातों को हम ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आज वो हमारे सिंधिया जी हमारी पार्टी में आए हैं और हम सबको उनका सम्मान करते हैं और पूरे परिवार का सम्मान उनका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में। ललिता जी, जैसा कि कहा जा रहा था, सूत्रों मतलब जानकारी निकल के आ रही थी मीडिया में कि घुटन हो रही थी सिंधिया जी को कांग्रेस में, इसलिए वो बीजेपी में आए हैं। तो देखिए, अभी मैं जो बोल रही थी, हाँ। सिंधिया जी ने जब चुनाव हुए, जब 2018 के चुनाव हुए, तो सिंधिया जी भी कहीं ना कहीं चेहरा थे जिन्होंने जाके जनता से वादा किया था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी इस बात पे कोई अमल नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। तो सिंधिया जी ने यहाँ टीकमगढ़ आए थे, जब उन्होंने कहा था, जब लोगों ने उनसे बात की कि आप जब सरकार बना रहे थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने कहा था मैं ऐसा करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि निश्चित ही आप लोगों की बात मुझे पता है, मैं कमलनाथ जी से बात करूंगा और अगर आप लोगों की खातिर मुझे सड़क पे आना पड़े तो सड़क पे उतर जाऊंगा। तो इस बात को कमलनाथ जी ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर उन्हें इस बात को कहा था तो उस बात को उनको गंभीरता से लेना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। उस बात पे उनने कह दिया कि अगर उतरना है तो उतर जाए सड़क पे।
तो उतरना पड़ा उनको सड़क पे। उन्होंने देखा, उनका इतना सम्मान था पार्टी के लोगों ने कि हंसते हंसते मंत्री और विधायक पद त्याग दिया। तो कहीं ना कहीं घुटन अगर नहीं होती होगी हो तो इतना बड़ा त्याग माननीय सिंधिया जी नहीं करते। क्या ललिता यादव जी के साथ भी सीट को बदलकर अन्याय किया गया है? दोनों सीटें गंवानी पड़ी हैं, बड़ा लहरा और छतरपुर। कभी की ललिता यादव जी को अगर घुटन होती है तो क्या वो भी दल बदल करेंगी क्या? नहीं, देखिए, मुझे अगर घुटन की आप बात कर रहे हैं, जब मुझसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, तो उसी समय हम अलग हो जाते। लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जीऊंगी और भारतीय जनता पार्टी में मरूंगी। कभी मैं कहीं जाने के लिए नहीं सोचूंगी। कितनी बड़ी जिंदगी है, आप देखिए, इतने साल, मुझे आज 94 से आज 26 साल मुझे राजनीति में हो गया। 10-15 साल और राजनीति करूंगी तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगी, ये जीवन में नहीं सोचा है। और न कभी ये होगा न घुटन होगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, इस ललिता यादव को, जो एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, कोई नहीं जानता तक, यहाँ तक पहुँचाया है। तो जीवन भर जब तक मैं जीऊंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं और मेरा परिवार सदा ऋणी रहेगा। नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं कुछ समय बाद, तो क्या घर से कोई अपना घर का ही सदस्य क्या मैदान उतरेगा क्या, बहू बेटे या कोई? देखिए, ऐसा है कि फिर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब जिसको जो आदेश करेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी, भारतीय जनता पार्टी किसी हमारे परिवार को उपयोगिता समझेगी, उपयोग होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं काम करूंगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होगा वो नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। छतरपुर में ऐसी क्या अभी कमियां हैं जो विकास की धारा में छतरपुर को ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं? ऐसी क्या कमियां नजर आती हैं आपको एक राजनेता होने के चलते? देखिए, छतरपुर में अभी देखिए, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज है जी। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसको भी पूरा करना हमको बहुत जरूरी है। अभी जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है जी, उसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने जोर दिया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका संकल्प भी लिया है। आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा, आप सबको पता होगा, पहले का जो भारत था, पुराना भारत था, गांव से लोग कहीं नहीं जाते थे। कुमार गांव में घड़ा बनाता था, वो बेचता था, लकड़ी वाला अपना काम करता था, नाई अपना काम करता था, अलग अलग जो भी लोग थे, लोहे वाला अपने दरवाजे बनाता था। आज वो सब बदल गया, इसलिए गांव के लोग पलायन करने लगे। अब जब गांव के लोग पलायन किए हैं तो आपको पता होगा कि इस कोरोना जैसी महामारी में उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज मोदी जी की ये मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत, इसकी शुरुआत हम गांव से ही करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से ही अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उससे कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाएंगे। उन्होंने ये घोषणा की है कि जो भी हमारे यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करेगा, जो भी कंपनियां आएंगी या और लोन लेके जो काम करेंगे, 1 साल तक उनको किस्त नहीं ली जाएगी, उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये जोर दिया है कि गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे हो, ताकि लोग यहाँ पर काम करें, बाहर न जाए। हम लोकल उत्पादनों को बढ़ावा दें। हमारे यहाँ लोकल में जो उत्पादन हो रहे हैं, हम आज बाहर की चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। जब हम लोकल उत्पादकों को महत्व देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ रोजगार की बहुत आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज में हम सब लोग उसमें आशा और अपेक्षाएं रखते हैं। मैडम, आपने बात की मोदी जी की, आपने बात की लॉकडाउन की। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि लॉकडाउन एट ए टाइम पे लगा दिया गया, पहले से कोई उसकी रूपरेखा तैयार नहीं की गई। जो प्रवासी मजदूर थे उनको उनके घर तक नहीं पहुंचा गया और लॉकडाउन लगा दिया गया है। आए दिन घटनाएं भी देखने को मिली है मध्य प्रदेश के मजदूरों के साथ, देश के मजदूरों के साथ। इसको कितना आप सही मानती हैं कि लॉकडाउन बिना बताए लगा दिया गया? देखिए, आप सबको पता है कि कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी जब यहाँ पूरे देश में दस्तक थी, पूरे विदेशों में भी आपको देखा होगा
कि अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे शक्तिशाली देश असहाय हो गए, कॉर्लेस हो गए, उनने अपने आप को असहाय समझने लगे। वहाँ लाखों की संख्या में लोग मरे हैं और आज 19 लाख संक्रमण लोग वहाँ पर हैं। और हमारे भारत देश की 135 करोड़ जो जनता है, आप देखिए कि यहाँ पर कम से कम 60% लोग रिकवर हो रहे हैं। मोदी जी ने आज 100 देशों को राहत दी है। और हमारा जो भारत था, जो पहले कहीं ना कहीं विश्व गुरु कहलाता था, आज भी हमें वो सारी आशाएं, अपेक्षा दिख रही है। तब माननीय मोदी जी ने 100 देशों में दवाई पहुंचाई है, तो आज पूरा देश भारत में विश्व गुरु कहलाएगा। आपने जो कहा, जो कांग्रेस के लोग बार बार आरोप लगाते, मैं कहना चाहती हूँ, कोरोना ने, मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूँ जरा, यहाँ के लोग जो बहुत बोलते हैं, कोरोना ने यहाँ पर दस्तक दे दी थी। कमलनाथ जी अपनी सरकार बचाने में लगे थे। इंदौर में इनने बार बार मीटिंग की, आईफा अवार्ड के लिए इनने कई बार मीटिंग की, वहाँ से फ्लाइट थे, लोग आते रहे, लोग संक्रमित होते रहे। तबलीग की जमात पे इनने कोई वो नहीं की। और जैसे ही आपको पता है शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, और तत्काल शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 घंटे में बैठक की। और आज भारत में, जैसे कहा कि अगर मोदी जी ने अगर सही समय पर लॉकडाउन नहीं किया होता तो इतनी भारी जनसंख्या वाले देश की आज हालत क्या होती। 135 करोड़ जनता में अगर हमारे 2-2.5 लाख लोग संक्रमित हैं, तो कहीं ना कहीं रिकवर भी हुए हैं। और मोदी जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। पूरा विश्व, आज दुनिया उनको धन्यवाद दे रही है। कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाते हैं, राजीव गांधी किसी महिला के पास, गरीबों के पास बैठे, उनने इसके अलावा क्या किया है। हर चीज में राजनीति दिखती है, लेकिन माननीय मोदी जी ने राजनीति नहीं की। मोदी जी ने 70,000 करोड़ का पैकेज हमारे देश को दिया, जिसमें जो हमारे जो पेंशनधारी हमारे लोग थे, उनको 500-500 रुपये 3 महीने का पहुंचा। 3 महीने का राशन माननीय मोदी जी ने दिया। दिव्यांगों को 1-1 हजार रुपये दिए। और जो मजदूर थे, उनके खातों में हम लोगों ने 1-1 हजार रुपये डाले। और मजदूर थोड़ा जल्दी कर गए, हम लोगों ने देखा है, उनकी तकलीफ को माना है। लेकिन जब सरकार व्यवस्थाएं कर रही थी, तो मजदूर ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं कष्टप्रद हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जितने मजदूरों ने जैसे प्रवेश किया, हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उनकी सेवा की, उनको भोजन दिया, उनको चप्पल पहने, कहीं ना कहीं उनको राहत देने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी बहुत बड़ी महामारी है, आप सबको पता है। पहले यहाँ पर टेस्टिंग 10,000 होती थी, आज 1,60,000 प्रतिदिन टेस्टिंग कोरोना की हो रही है। पीपीई किट के नाम पे बिल्कुल जीरो था, आज 4 लाख पीपीई किट हमने बना दी है। 60,000 वेंटिलेटर का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। तो जब मैं तो मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, पूरी जनता को प्रणाम करना चाहिए। जब मोदी जी ने कहा कि आज जनता कर्फ्यू रहेगा, तो उस नेतृत्व पे सबने भरोसा किया और जनता कर्फ्यू सफल रहा। माननीय मोदी जी ने कहा कि 5:30 बजे घंटा घड़ियाल बजाएंगे, तो पूरा देश घंटा घड़ियाल बजाने लगा। माननीय मोदी जी ने कहा कि 9 बजे दीपक जलाना है, तो पूरे देश ने दीपक जलाकर माननीय मोदी जी के बात का स्वागत किया। और जब माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए आह्वान किया, तो पूरा देश तैयार हो गया। माननीय मोदी जी को, ऐसे मोदी जी को मैं प्रणाम करती हूँ जिनके देश में नेतृत्व चल रहा है। और आज मोदी जी नहीं होते तो अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन जैसे लोगों के जैसे देश कोलैप्स हो गए, ध्वस्त हो गए, तो आज देश का क्या होता, ये पूरे देश की जनता जानती है। मैडम, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, आप भी विधायिका रही हैं छतरपुर की, आपके कार्यकाल में और अभी वर्तमान में देखा जाए, जो वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं आलोक चतुर्वेदी, तो क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे अच्छा कर रहे हैं, आपसे कम कर रहे हैं? थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन जानना चाहूंगा। एक तो आपने कहा काम कर रहे हैं, मैं देखो तुलनात्मक अध्ययन तो करती जनता, कौन विधायक कैसा। मैं काम की अगर बात करूं तो आज भी मैं कहती हूँ, एक आध बार मैंने कहा है, जो काम हमारी सरकार के थे, ललिता यादव के थे, वही काम आज नगर में और क्षेत्र में चल रहे हैं, गांव में चल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने एक काम नहीं किया, विधायक निधि के अलावा मुझे नहीं लगता उनने एक भी काम किया हो। तो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के विधायक आके मुझे बता दें कि इस गांव में हमने ये काम किया, तो मैं तो समझती हूँ कि ललिता जी, मैं टोकना चाहूंगा आपको। मैंने पर्सनल आलोक चतुर्वेदी जी के काम की बात की है,
कांग्रेस पार्टी की बात नहीं की है, उनके आलोक चतुर्वेदी व्यक्तिगत तौर पे क्या छतरपुर के लिए जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, या उनको आप कोई सीख या टिप्स देना चाहेंगी क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप? देखिए, एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो हम लोग, सही बात ये है कि जो विपक्ष का नेता होता है तो हमेशा जनप्रतिनिधि की कमी बताता है, तो मुझे तो कमी ही बताना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से विकास पे जोर देना चाहिए, एक साल में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तो उनको जिस तरह से यहाँ पर काम लेके आना चाहिए, काम करना चाहिए, वो सब उस करने में माननीय विधायक जी फैल रहे हैं। और तारीफ तो ऐसा है कि हम सब लोग एक छतरपुर के रहने वाले हैं, एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते राम राम नमस्कार करते हैं, और जब विरोध की बात आती तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का विरोध करते, क्योंकि हम अलग अलग दलों से हैं, तो ये हमारा विरोध करना हमारा धर्म भी है, उसको भी हम निभाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तक आलोक चतुर्वेदी जी को जनता ने चुना है, 5 साल यहाँ के विधायक हैं, तो प्राथमिकता से उनको पूरी क्षेत्र की जनता का काम करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि 10 साल में जनता को आदत पड़ गई है ललिता यादव जैसे हर जगह मिलने वाले, हर कोई लड़ने वाला, हर कोई बोलने वाली ऐसी विधायक की, तो जरा थोड़ा सा उनको भी नॉर्मल होकर के इस लाइन पे काम करना चाहिए। ललिता जी, अंतिम सवाल इस शो का, ललिता यादव जी भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहती हैं या केंद्र की राजनीति यानी सांसद का चुनाव अगर मौका मिलता है तो उसमें भी भाग्य आजमाती हुई दिखेंगी? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं यही मध्य प्रदेश में रह करके जनता की सेवा करना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिर जो आदेश कर देगी, मुझे आग में भी कूदने को कह देगी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आदेश के अनुसार अपने जीवन में कार्य करूंगी। चलिए ललिता जी, आपने हमारे खास मुलाकात शो के लिए अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के खास मुलाकात सेगमेंट में हमने आपको रूबरू करवाया मध्य प्रदेश की पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव जी से। अगले सेगमेंट में किसी नई शख्सियत से आपको फिर रूबरू करवाऊंगा, तब तक के लिए मैं कपिल मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें।